नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, पिछली वीडियो में अभी तक हमने केवल रेशियो के 100 क्वेश्चन पूरे किए, यानी कि हमने रेशियो में शतक पूरा कर लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि वे सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने वे सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ और चीजों को बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको वाकई में पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज भी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 101, 86,700 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। बी को कितने मिलते हैं? 90 पैसे मिलते हैं। और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को मिलते हैं 110 पैसे। सी को मिलते हैं 110 पैसे। तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का हिस्सा क्या होगा? चार ऑप्शन आपके पास है और इसमें से बी का हिस्सा पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। एक ऑप्शन कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। समझिए, हमें यह बताना है कि 86,700 रुपए में से बी का हिस्सा क्या होगा। बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए दोस्तों, आप ये बताइए, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक 1 रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ए को प्रत्येक रुपए, अगर ए को 1 रुपए मिलता है और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अगर ए को 1 रुपए मिलता है यानी 100 पैसे मिलते हैं, तो बी को कितना पैसे मिलता है? 90। तो बी को कितना पैसा मिलता है? 90। यानी कि अगर मैं रेशो बनाना चाहूं, इस 100 का और 90 का जो रेशो बनेगा वो 10:9 बनेगा। भाई, एक 0 से 0 कट जाएगी, एक 0 से 0 कट जाएगी, तो रेशो क्या बनेगा? 10:9। तो रेशो क्या बनेगा दोस्तों? ए और बी में 10:9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन में ये कहता है कि और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर बी को 1 रुपया मिलता है तो सी को 110 पैसे मिलते हैं। अगर बी को 1 रुपया मिलता है और 1 रुपए का मतलब क्या है? 100 पैसे। तो सी को कितना मिलता है? 110 पैसे। सी को मिलता है 110 पैसे। यानी कि 100 पैसे और 110 पैसे का रेशो क्या बनेगा? आप कहोगे कि 0 से 0 कट जाएगी, 10:11 बनेगा। कितना बनेगा? 10:11। भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 10:11। तो रेशो क्या बना बी और सी का? आप कहोगे 10:11 बना। यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले ए का बी के साथ रेशियो फाइंड किया और फिर बी का सी के साथ रेशियो क्या है वो निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया कि बी का हिस्सा बताओ। इस 86,700 रुपए की राशि में से बी का हिस्सा क्या है? देखिए, सबसे पहले जब हमारे पास ए रेशियो बी हो, बी रेशियो सी हो, तो सबसे पहले हम करते हैं रेशियो को मर्ज। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो रेशियो को मर्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी, तो हम ट्रिक से क्वेश्चन को, रेशियो को मर्ज कर लेंगे। देखिए, मुझे सबसे पहले निकालना होगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि हम रेशियो को मर्ज करेंगे सबसे पहले। अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो। भाई, 10 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना हो जाएगा? आप कहोगे 100। अगर आपको बी की मल्टीप्लाई वो बी की वैल्यू चाहिए तो बी यहां पे भी क्रॉस में, बी यहां पे भी क्रॉस में। भाई, बी क्रॉस में है कि नहीं? तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 9 यानी कि 90, यानी कि 90। अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट सीधी मल्टीप्लाई करो, 11×99, 11×99। तो यहां से आपने ए, बी और सी को मर्ज करके ए, बी, सी का रेशियो निकाल लिया। और रेशियो कितना है दोस्तों? 100:90:99। और आपसे पूछना चाहता है कि बी का हिस्सा क्या है। तो आप ये बताइए कि बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा क्या है? 90 यूनिट।
बी का हिस्सा क्या है 90 यूनिट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आंसर 90 का मल्टीपल रहा होगा। आंसर किसका मल्टीपल रहा होगा 90 का मल्टीपल। 90 का मतलब है 9 गुणा 10, यानी कि वो 10 से भी पूरा पूरा कटता हो और 9 से भी पूरा पूरा कटता हो। आप ये बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से नहीं कटता? भाई 9 से नहीं कटता। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या 9 से तब कटती है अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी पूरी कट जाए, या फिर डिजिटल सम कितना हो जाए 9 बन जाए। डिजिटल सम कितना बन जाए 9 बन जाए। आप ये देखो इस 28,000 में 8 और 2 10, 10 का मतलब क्या है 1, यानी कि डिजिटल सम क्या बनेगा 1। और मैंने ये कहा कि कोई भी संख्या 9 से तब कटती है अगर संख्या का डिजिटल सम 9 बन जाए। यहाँ पे कितना बना 8 और 2 10, यानी कि 1 बना। इसका मतलब 28,000 कभी भी आंसर नहीं हो सकता, ये 9 से नहीं कटता। अगर ये 9 से नहीं कटता तो 90 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिजिटल सम बनाना है मुझे 28,000 90 में। भाई डिजिटल सम बनाना है 9 तो काट ही दिया, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। इसमें भी डिजिटल सम क्या बनेगा 1, यानी कि डी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं है। डिजिटल सम का मतलब होता है कि अंकों को तब तक जोड़ते जाओ, अंकों को तब तक जोड़ते जाओ जब तक एक सिंगल डिजिट ना बन जाए, जब तक एक सिंगल डिजिट ना बन जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं लिखता हूं 2 3 4 5, मुझे डिजिटल सम निकालना है तो अंकों को तब तक जोड़ते जाओ जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। भाई 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। अब ये 14 आया, 14 में भी जोड़ दो 4 और 1 5। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये डिजिटल सम जो होगा इस संख्या का 5 है। अंकों को तब तक जोड़ते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है, और अगर डिजिटल सम 9 आ जाए तो इसका मतलब वो संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, अब समझिए भाई यहाँ पे 7 और 2 9, 7 और 2 9, यानी कि डिजिटल सम क्या बन गया 9, यानी कि 27,000 आंसर हो सकता है। ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। या तो आंसर आपका ए है या आंसर आपका बी है, क्योंकि दोनों ही संख्याएं, दोनों ही ऑप्शन 10 से भी पूरे पूरे कटते हैं और 9 से भी पूरे पूरे कटते हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना ही पड़ेगा। देखिए कुल धन कितना है दोस्तों, जो तीनों में बटा वो है 86,700। कुल धन है 86,700। यहाँ पे कुल धन कितना है भाई, ए को मिलता है 100 यूनिट, बी को मिलता है 90 यूनिट और सी को मिलता है 99 यूनिट। तो 100 और 100 200 289, यानी कि 100 प्लस 90 प्लस 99 कितना हो गया 289। इसका मतलब 289 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 289 यूनिट की वैल्यू। भाई तीनों का कुल इकट्ठा धन कितना है रेशो में, आप कहोगे 289 यूनिट है। अगर 289 यूनिट तीनों का कुल धन है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 86,700। तो 289 यूनिट 86,700 के इक्वल है। आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू भाई 867, 289 से कितनी बार कटेगा पूरा पूरा, 3 बार कटेगा। भाई 3 हम 27 के 7 का 2, 3 8 24 और 2 26, 3 2 4 2 8, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300। लेकिन मुझे तो 90 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना। 90 यूनिट की वैल्यू क्या होगी फिर, 90 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 90 गुणा 300, यानी कि 27,000 रुपए। यही आपका जवाब है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, हमने डिजिटल सम से क्या किया था, हमने डिजिटल सम से केवल 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाए। अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते तो हमारा जवाब 1 ऑप्शन बच जाता। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन फालतू की करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो कई बार हम डिजिटल सम का यूज करते हैं, कई बार हम यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं ताकि हमको पेपर में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, ए का बी के साथ रेशो निकाल लिया, बी का सी के साथ रेशो निकाल लिया, इनको मर्ज करने के बाद ए बी सी का रेशो निकाल लिया। और क्वेश्चन में पूछता है कि बी की वैल्यू क्या है, बी का हिस्सा क्या है। इसका मतलब बी का हिस्सा 90 यूनिट, 90 यूनिट है, बी का हिस्सा कितना है 90 यूनिट। हमें निकालना है 90 यूनिट की वैल्यू। और तीनों का कुल धन कितना है दोस्तों रेशो में, आप कहोगे 289 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 86,700। तो 289 यूनिट बराबर 86,700, 1 यूनिट बराबर 300, 90 यूनिट बराबर 27,000। आपका जवाब है बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों,
देखिए क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 102 समझिए। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, एक राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3, यानी कि ए रेशो बी की वैल्यू दे रखी है, ए रेशो बी की वैल्यू, कि ए रेशो बी की वैल्यू है 2:3। बी और सी के भाग का अनुपात 1:2। बी और सी के भाग का अनुपात कितना है दोस्तों, 1:2। और सी और डी के भाग का अनुपात 3:4। सी रेशो डी की वैल्यू कितनी है, 3:4, यानी कि 3:4। यदि ए और डी के हिस्सों में 648, यदि ए और डी के हिस्सों में 648 रुपए का अंतर है, तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा। तो आपसे ये पूछना चाहता है कि चारों की राशि का कुल योग कितना है, चारों की राशि का कुल योग, यानी कि कुल धन कितना है जो चारों में बटा गया, ये चीज पूछना चाहता है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें रेशो दिया है ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी। ठीक है, ए रेशो बी कितना दिया गया है, आप कहोगे सर 2:3 दिया गया है, 2:3। बी रेशो सी कितना दिया गया है, आप कहोगे 1:2। और सी रेशो डी कितना दिया गया है, आप कहोगे 3:4। ठीक है, और आपको और एक चीज और दी गई है कि ए और डी के हिस्सों में जो अंतर है वो 648 रुपए है, तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या है, यानी कि ए बी सी डी इन चारों के हिस्से में जितना भी धन आया उन सब का योग पूछ रहे हैं कि टोटल धन जो ए बी सी डी में बटा वो कितना है। ठीक है दोस्तों, समझिए, पिछली वीडियो में हमने इस टाइप के रेशो को मर्ज करना सिखाया था, तो आप वहां पर जाकर रेशो मर्ज करना सीख सकते हो। यहां पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, समझिए, सबसे पहले हम निकालेंगे इन सबको मर्ज करके ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी कि ए बी सी डी का रेशियो निकालोगे। ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूं डायरेक्ट कि अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो, ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए इन सब की, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 यूनिट। ठीक है, अगर आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हो, अगर आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 1 की मल्टीप्लाई इस 3 में करो, यानी कि इस तरह मल्टीप्लाई कर दो। 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये होगी बी की वैल्यू। अगर आप सी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 18, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18। अगर आप डी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप लास्ट वाले नंबरों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 24। ठीक है, मैंने आपको कम से कम 3 तरीके बताए थे रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। ये एक डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था, तो मैं डायरेक्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, कि अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो पहले वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप डी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आप सी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 18। ठीक है दोस्तों, ये एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट अप्रोच है। आप उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ गए होंगे। समझिए दोस्तों, अब ये बताओ, क्या मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्या मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेशियो 3 से सिंप्लीफाई हो सकता है। भाई 6 को मैं 3 दूनी 6 लिख दूं, 2, जब मैं 3 से इसको काट दूंगा 6 को तो 2 बार कटेगा। ये 3 3 9, ये 3 6 18, ये 3 8 24, यानी कि यहां पर क्या आ गया दोस्तों 8।
तो इसका मतलब ए बी सी डी का जो फाइनल रेशियो बना वो 2:3:6:8 बना। और आपसे पूछना चाहता है कि इन चारों के हिस्सों का टोटल योगफल क्या है, टोटल योगफल क्या है, यानी कि इन सब का जोड़ पूछना चाहता है वो। 8 और 6 14, 14 और 3 17 और 2 19। आपसे वो 19 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है। 19 यूनिट की वैल्यू क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आंसर वही ऑप्शन रहा होगा, आंसर वही ऑप्शन रहा होगा जो इस 19 का मल्टीपल होगा, जो 19 से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन की हेल्प से देखते हैं कि 19 से कौन सा ऑप्शन नहीं कटता। तो 19 ही कम 19, ये 44 बचा, ये 19 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका जवाब नहीं हो सकता। 19 ही कम 19 5 58, 19 3 57, 14 बचा शेषफल, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी 19 से नहीं कटता, ये भी आपका जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, 19 ही कम 19, कितना बचा 15, 19 8 152, यानी कि ये 2052, ये पूरा पूरा 19 से कटता है। इसका मतलब ये 2052 आपका जवाब हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन। 19 ही कम 19, 2 26, 19 दूनी 38, 19, ये भी ऑप्शन 19 से नहीं कटता। तो एक ही ऑप्शन 19 से पूरा पूरा कटता है, इसका मतलब सी ही आंसर है। आपको कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट कैलकुलेशन भी इतना काम करके अपना आंसर टिक कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और डी के हिस्सों में 648 का अंतर है। ए का हिस्सा कितना है दोस्तों? 2 यूनिट। डी का हिस्सा कितना है? 8 यूनिट। इन दोनों के हिस्से में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 6 यूनिट का अंतर है, 6 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन वाला तो कहता है कि नहीं, 648 का है, 648। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू 108, 1 यूनिट 108 के बराबर है। तो 19 यूनिट किसके बराबर होगा? आप इसमें 108 की मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 2052, और यही आपका जवाब होगा। तो आपको इतनी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते ऑप्शन से। ठीक है, तो आपको इतना काम और करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 समझिए। क्वेश्चन नंबर 103, देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है? 70,200 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस तरह से बांटा गया है कि ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है यदि बी को ए प्लस सी की 2/11 राशि प्राप्त होती है, तो सी का भाग क्या होगा? आपसे 70,200 रुपए में से किसका भाग पूछना चाहता है? सी का हिस्सा। कि सी का हिस्सा क्या है, कि सी के हिस्से में कितना धन आया इस 70,200 में से। ठीक है, समझिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। देखिए, ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है। अगर मैं ये मान लूं कि भाई बी को 5 रुपए मिलते हैं, बी को कितने रुपए मिलते हैं? 5, क्योंकि बटे में 5 है तो मैं पूरी वैल्यू बी प्लस सी की मान लूंगा। कि अगर मैं ये मानता हूं कि बी प्लस सी को कितना धन मिला? 5, तो ए को कितना मिलेगा दोस्तों? इसका ही तो 4/5 मिलेगा भाई, 5 का ही तो 4/5 मिलेगा। अगर 5 का 4/5 मिलेगा तो बताओ 5 का 4/5 कितना होगा? देखियो, 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 4। तो मैं कह सकता हूं कि ए को फिर 4 यूनिट मिला। तो इनमें जो रेशियो होगा ए और बी प्लस सी का जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। ये बताओ बात समझ में आई या नहीं? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है साफ साफ कि ए को मिलता है बी प्लस सी के हिस्से का 4/5। अगर बी प्लस सी के हिस्से में 5 यूनिट धन आया तो ए के हिस्से में 4 यूनिट धन आएगा, यानी कि 5 का 4/5 4 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया आगे? यदि बी को ए प्लस सी की राशि का
यदि बी को ए प्लस सी की 2/11 राशि प्राप्त होती है, बी को कितनी प्राप्त होती है, बी को प्राप्त होती है ए प्लस सी की, बी को प्राप्त होती है ए प्लस सी की 2/11 राशि, बी को प्राप्त होती है ए प्लस सी की 2/11। अगर मैं बटे की वैल्यू यानी कि 11 को ए प्लस सी का धन मान लूं कि ए प्लस सी को कुल 11 यूनिट धन मिला, कुल 11 रुपए मिले, तो इस 11 का 2/11 खुद 2 ही होगा, तो मैं कह सकता हूं कि बी को 2 यूनिट मिला। तो बी रेशियो ए प्लस सी का जो रेशियो आया वो कितना है दोस्तों, 2:11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सी का धन क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। आप एक बात बताओ, मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन भी कराया था कि हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कांस्टेंट क्या है, ठीक है, कांस्टेंट चीज पर हम फोकस करते हैं। अब ये बताओ, यहां पे ए है, बी है और सी है। अगर मैं इन तीनों के धन की बात करूं तो तीनों का धन कितना होगा टोटल, आप कहोगे 4 तो मिला अकेले ए को और बी और सी को मिला 5, यानी कि तीनों को कितना मिल गया, तीनों को कितना मिल गया, तीनों को मिल गया 9 यूनिट। तीनों को कितना मिला दोस्तों, 9 यूनिट, यानी कि ए बी और सी तीनों का कुल धन कितना बना, 9 यूनिट। समझना दोस्तों, यहां से कंसेप्ट निकलेगा और ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो तीनों का कुल धन कितना है दोस्तों, 9 यूनिट। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि बी को मिलते हैं 2 रुपए और ए और सी को मिलते हैं 11 रुपए, दोनों को कितना मिला, 11 रुपए, तो फिर तीनों को कितना मिला, आप कहोगे 11 और 2 13, यानी कि तीनों को मिला कितना दोस्तों, 13 यूनिट। क्या ये बात पॉसिबल हो सकती है कि एक जगह तो कहता है कि 9 यूनिट तीनों का कुल धन और एक जगह कहते हैं 13 यूनिट, तीनों का कुल धन कितना, 13 यूनिट। तो ये बात तो सरासर गलत है कि तीनों का कुल धन एक जगह 9 और तीनों का कुल धन एक जगह 13, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हमें करना क्या होगा, इस 9 को इस 13 को इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का कुल धन तो सेम ही रहना चाहिए ना, इधर भी उतना ही रहना चाहिए जितना कि इधर है, ठीक है, जितना इधर है उधर भी इतना रहना चाहिए, जितना इधर है इधर भी इतना ही रहना चाहिए। तो आप ये बताओ, जब हम किन्हीं दो नंबर को इक्वल करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं, तो आप ये बताओ इस 13 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 13 और 9 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे सर 13 गुणा 9 यानी कि 13 निम्मा 117 एलसीएम होगा, ठीक है। तो इस 13 को मुझे 117 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 से। इस 9 को भी मुझे क्या बनाना है, 117, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 13 से। यहां तक बताओ आपको कोई दिक्कत है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत आई होगी, कोई डाउट रहा होगा। कुछ नहीं किया, मैंने कुल धन इक्वल कर दिया, इधर भी a प्लस बी प्लस सी है और इधर भी a प्लस बी प्लस सी है, तीनों का कुल धन इक्वल कर दिया, यानी कि 13 निम्मा 117, इधर भी 117 हो गया और इधर भी 117 हो गया, 13 निम्मा 117। और आप ये जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है, आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझिए दोस्तों, अगर मैं इसमें 13 से मल्टीप्लाई करता हूं रेशियो में 4:5 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पर, 4:5 ही रहेगा, यानी कि 13 पंजे 65 और 13 चौका 52। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस 52:65 में अभी भी रेशियो 4-5 ही है। क्लियर होगी बात, क्योंकि 13 से वापस काट लो, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, अभी भी 4-5 रेशियो है, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। यहां पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से करोगे 11 9 99 और 9 दूनी 18। तो दोस्तों 18:99 में अभी भी जो रेशियो है वो 2:11 ही है, क्योंकि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो वापस अगर उसी से काट दो तो रेशियो फिर वापस 2:11 आ जाता है। बस लिखने का तरीका बदल जाता है, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब समझिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है कि सी का हिस्सा क्या है, कि सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है। आप ये बताओ टोटल तीनों का कुल धन कितना है, टोटल तीनों का कुल धन कितना है, आप कहोगे 52 प्लस 65 यानी कि 117 तीनों का कुल धन। भाई बी प्लस सी को 65 रुपए, ए को अकेले को 52 रुपए, तो तीनों का कुल धन कितना 117 और 18 और 99 ये भी 117, यानी कि तीनों का कुल धन कितना है दोस्तों 117, तीनों का कुल धन कितना है 117।
117। तो इस 117 में से सी को कितना मिला? इस 117 यूनिट में से सी का हिस्सा कितना है? अब ये बताओ 117 में से। आप एक बात समझना, बी को कितना धन मिलता है? अकेले बी को कितना धन मिला 117 में से? आप कहोगे 18 यूनिट। और बी और सी को दोनों को कुल धन कितना मिला? आप कहोगे 65 यूनिट। अगर मैं इस 65 में से इस 18 को हटा दूं, 18 को घटा दूं, अगर मैं 65 में से 18 को घटा दूं तो कितना बचेगा दोस्तों? 15 में से 8 गए 7, 5 में से 1 गया 4, आप कहोगे 47 यूनिट। तो ये 47 यूनिट ही तो सी का हिस्सा है, ये 47 यूनिट ही तो सी का हिस्सा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी सी तीनों का कुल धन है 117 यूनिट। उस 117 यूनिट में से अकेले सी को मिलता है 47 यूनिट, यानी कि मुझे निकालना है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना हुआ? सी का हिस्सा हुआ कुल धन का 47/117, कुल धन का 47/117। और कुल धन कितना है दोस्तों? 70,200। तो 70,200 का 47/117 ये भाग किसका है? ये भाग अकेले सी का है। ये भाग किसका है दोस्तों? ये भाग अकेले सी का है। तो ये बताओ 117 से कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 600 बार, ये कटेगा 600 बार। तो मैं ये कह सकता हूं कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी बाद में 2 जीरो होगी। जिसके बाद में 2 जीरो यहां पे है। क्या यहाँ पे है 2 जीरो? नहीं है। क्या यहाँ पे 2 जीरो है? आप कहोगे नहीं है। क्या यहाँ पे 2 जीरो है? आप कहोगे नहीं है। तो आंसर कौन सा बना? 28,200। तो 47 गुना 600 करोगे तो आपका जवाब आएगा 28,200। और यही तो इस सवाल का जवाब है। आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि 600 को देखकर दिमाग में घंटी बजी कि 6 के बाद 2 जीरो है। तो 47 गुना 600 करोगे तो आंसर में भी लास्ट में 2 जीरो रही होगी। और वो एक ही ऑप्शन मुझे ऑप्शन में दिखता था कि जिसके बाद 2 जीरो थी। उम्मीद करता हूं चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। बस आपको इसमें छोटा सा कंसेप्ट यूज करना था कि यहाँ पे ए बी और सी का कुल धन 9 था, यहाँ पे भी ए बी सी का कुल धन 13 था। तो ये सरासर बात गलत है, क्योंकि इधर भी 3 लोग हैं, इधर भी वही 3 लोग हैं, तो इनको इक्वल करना था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये तीनों ही क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 104। देखिए, एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से उसकी पत्नी के हिस्से और पत्नी के हिस्से उसकी बेटी के हिस्से दोनों अनुपात कितना दिया दोस्तों? 5:2। दोनों अनुपात कितना है? 5:2 में है। अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है? तो क्वेश्चन में ये चीज पूछना चाहता है कि जो आदमी पूरी संपत्ति को अपनी बेटी, अपने बेटे और अपनी पत्नी में बांट रहा है, वो कुल संपत्ति कितनी है? देखिए, एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से, यानी कि बेटा यानी कि सन, और उसकी पत्नी के हिस्से यानी कि उसकी वाइफ, और पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी के हिस्से यानी कि पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी, बेटी यानी कि डॉटर के हिस्से का अनुपात, दोनों का अनुपात कितना है? 5:2। यानी कि बेटे के हिस्से और पत्नी के हिस्से का जो रेशियो दिया गया वो कितना दिया गया? 5:2। पत्नी के हिस्से और बेटी के हिस्से, इसका भी रेशियो 5:2 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों का अनुपात कितना है? वो 5:2 ही है। ठीक है दोस्तों, 5:2 है। तो आप यहां से रेशियो को मर्ज कर लीजिए, आप यहां से रेशियो को मर्ज कर लीजिए कि भाई देखियो कि वाइफ का जो हिस्सा है यहाँ पे 2 यूनिट है
और वाइफ का हिस्सा यहाँ पे 5 यूनिट है। भाई ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि एक जगह तो 2 यूनिट हो वाइफ का हिस्सा और एक जगह 5 यूनिट हो। तो ये बात तो सरासर गलत है, क्योंकि दोनों का हिस्सों को मुझे इक्वल बनाना पड़ेगा, और इक्वल बनाने के लिए इस 5 को और 2 को इक्वल बनाने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो बताइए 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है? आप कहोगे सर 10 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वाइफ के हिस्से को मुझे 10 बनाना है, वाइफ के हिस्से को मुझे 10 बनाना है। अगर मुझे 10 बनाना है तो इस पूरे रेशियो में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, तभी तो ये 5 दूनी 10 बनेगा। और इस 5 को भी अगर मुझे 10 बनाना है तो इस पूरे रेशियो में आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, तभी तो 2 पंजे 10 होगा। और आप ये जानते हो कि किसी भी रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, आप समझिए, जब 5 पंजे 25, यानी कि जो बेटा है, बेटा का हिस्सा कितना हो गया अब? 25 यूनिट। 5 दूनी 10, यहां वाइफ का हिस्सा कितना हो गया? 10 यूनिट। 2 पंजे 10, वाइफ का हिस्सा कितना हो गया? 10 यूनिट। और 2 दूनी 4, यानी कि डॉटर का हिस्सा कितना हो गया? 4 यूनिट। रेशो मर्ज करना मैंने आपको अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में सिखाया था। आप चाहो तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस बात को ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कि भाई 5 की मल्टीप्लाई इस 5 में कर दो, 5 पंजे 25, और 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी रेशो 25 रेशो 10 रेशो 4 ही निकलने वाला है। ठीक है, अब समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिलते हैं, अगर बेटी का है यही 4 यूनिट, बेटा का है ये 25 यूनिट, अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिलते हैं, तो आप ये बताओ रेशो में कितना कम मिला? भाई 25 रुपए मिले किसको? बेटे को, और 4 रुपए मिले किसको? बेटी को। तो कितना कम मिला? आप कहोगे सर 21 यूनिट कम मिला, 21 यूनिट कम मिला। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि नहीं, 21 यूनिट कम नहीं मिला, वो तो 29,400 रुपए कम मिला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 21 यूनिट ही 29,400 के बराबर है? 21 यूनिट ही 29,400 रुपए के बराबर है। अगर 21 यूनिट 29,400 रुपए के बराबर है, अब आगे क्या पूछता है कि पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है? अब पूरी संपत्ति देखिए भाई, कुल संपत्ति में से 25 यूनिट मिला बेटे को, 10 यूनिट मिला उसकी वाइफ को, और 4 यूनिट मिला उसकी बेटी को। तो फिर कुल संपत्ति कितनी हुई? कुल संपत्ति हुई 39 यूनिट। भाई 25 और 10 35 और 4 39, यानी कि वो पूरी संपत्ति पूछ रहा है आपसे, वो 39 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहता है कि 39 यूनिट की वैल्यू क्या है। आप ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 29,400 बटा 21, 29,400 बटा 21, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन वो आपसे पूछना चाहता है 39 यूनिट की वैल्यू। तो 39 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए 3 से काट दो, 3 से 21, 3 से काट दो 13 बार कट गया, और 7 से काटोगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 जीरो, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो होगी। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो होगी। अब देखिए यहाँ पे ये 56,000 है, ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 3 जीरो हो गई। ये यहाँ पे 1 जीरो है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो है, तो इसका मतलब आंसर ये तो ए ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। अब ये बताओ अगर 2 जीरो को मैं अलग रख दूं तो 13 दूनी 26, यानी कि यूनिट डिजिट 6 बनना चाहिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 5, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर केवल ये बचा 54,600। आप कैलकुलेशन कर लो तो आंसर यही आना है 54,600 रुपए, 54,600 रुपए। यही इस सवाल का जवाब है, यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105। देखो दोस्तों, ये जो वाला क्वेश्चन है 104, ये जो क्वेश्चन है ये वैल्यू चेंज कर
एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पे कहा गया है 29,400 रुपये कम मिलते हैं। उसमें पूछा गया, उसमें दिया गया था कि 10,000 रुपये कम मिलते हैं, कि अगर बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का है और वो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया इस टाइप का। वो क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, आप प्रीवियस ईयर की बुक उठाना, उसमें वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं ये तमाम सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 105 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, 5,000 रुपए ए, बी और सी के बीच 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 4, 5, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हो गई। तो उसने पूछा कि सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हो गई, कि हमने गलती करी कि बंटना तो था इस रेशियो में, लेकिन गलती से हमने जो धन बांट दिया वो 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। आप ये बताओ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिस दिन रेशियो की मैंने शुरुआत की थी कि रेशियो कभी भी पॉइंट की फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है तो सबसे पहले हम उसको बदलते किसमें, इंटीजर की फॉर्म में, यानी कि पूर्णांक की फॉर्म में। आप यहां बताओ, ये जो रेशियो दिया गया है ए बी सी का, ये 1/4, 1/5 और 1/6 दिया गया है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इस रेशियो को बदलते हैं किसकी फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में। मैं फिर से बता देता हूं कैसे बदलते हैं। 1/4, 1/5 और 1/6, ये रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर आपको इसको इंटीजर की फॉर्म में बदलना है तो हमें कुछ नहीं करना होता, जो बटे में वैल्यू होती है, जो बटे में वैल्यू होती है 4, 5 और 6, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 दिए 60, 60 एक छोटे से छोटा नंबर है जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो 60 इन तीनों का एलसीएम आ गया, 60 इन तीनों का एलसीएम आ गया। इस 60 से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 60 की मल्टीप्लाई 1/4 में करोगे तो 15 चौका 60, 60 की मल्टीप्लाई 1/5 में करोगे तो 5 से काटोगे 12, 60 की मल्टीप्लाई 1/6 में करोगे तो 10। तो ये जो 1/4 है, 1/5 है, 1/6, इसको हमने इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 15:12:10, 15:12:10। ठीक है, चाहो तो आप इसी को आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। अगर ये दिया गया है, इसको हम इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 छंग 30, ये ए की वैल्यू। अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो इसी को छुपा लीजिए, 6 चौक 24, ये 24 आ गया। अगर सी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 5 चौक 20, ये 20 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से तो 15, 12 और 10। अब भी तो रेशियो सेम ही है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो सही तरीका है, सही तरीका यही है। ये तो बस केवल एक ट्रिक है, ठीक है, एक देसी मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे कि फ्रैक्शन वाले रेशियो को इंटीजर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के रेशियो को इंटीजर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, कि 555 रुपए को ए बी सी के बीच 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। इस बात को मैं इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा कि इसमें आप 60 की मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे रेशियो में 60 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से काट दोगे, 15 चौका 60, तो ए का हिस्सा कितना है, 15 यूनिट। 5 से काट दोगे 60 को तो 12 पंजे 60 और 6 दाई 60, यानी कि जो 555 था, 555 रुपए थे, वो एबीसी के हिस्से में
इस वाले रेशो में बांटना था, इस वाले, यानी कि राइट रेशो क्या होगा, इस वाले रेशो में बांटना था 555 रुपए को, 555 रुपए को 15, 12 और 10 के रेशो में बांटना था। लेकिन हुआ क्या, गलती से इसे 4, 5, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। 4, 5 और 6 के अनुपात में हमने गलती से विभाजित कर दिया, यानी कि रॉन्ग रेशो है। ये रेशो कौन सा है, रॉन्ग रेशो है। भाई 555 रुपए को बांटना तो था इस रेशो में, लेकिन गलती से हमने 4, 5, 6 के रेशो में बांट दिया। ठीक है, तो फिर ऐसा करने से हुआ क्या कि सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन में पूछना यह चाहता है कि ऐसा करने से सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई। ठीक है, समझिए, आप ये बताओ 15 और 12 कितना है, आप कहोगे सर 27, 27 और 10 कितना, 37। यानी कि अगर कुल धन 37 यूनिट है, अगर कुल धन यहाँ पे 37 यूनिट है, तो 37 में से सी को कितना भाग मिला, आप कहोगे 10, यानी कि 10/37, 10/37। मैं कह सकता हूं कि सी को कुल धन का 10/37 हिस्सा मिला। सी को कुल धन का कितना हिस्सा मिला, 10/37 हिस्सा मिला। कुल धन कितना है दोस्तों, कुल धन है 555 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि 555 का 10/37 भाग सी को मिला। कब, जब हमने सही रेशो में बांटा, जब हमने सही रेशो में बांट दिया। तो 37 से काट दोगे, 37 से कितनी बार कटेगा, आप कहोगे 15 बार कटेगा। तो 15 गुणा 10 यानी कि 150। 15 गुणा 10 कितना हो गया दोस्तों, 150। तो जब सही रेशो में कुल धन को बांटना था, तब सी के हिस्से में कितना धन आया, 150 रुपया। लेकिन हमने तो गलती कर दी बांटने में, हमने बांट किस रेशो में दिया, 4, 5, 6 के रेशो में बांट दिया। तो यहाँ पे कुल धन कितना है दोस्तों, 6 और 4 10 15, यानी कि कुल धन है 15 यूनिट। 15 यूनिट में तक कितना भाग मिला सी को, आप कहोगे 6। कितना भाग मिला, 6 यूनिट मिला किसको, 6 यूनिट मिला। कितने में से, 15 में से। भाई कुल धन 15 है, 15 में से 6 यूनिट सी को मिलता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सी को कुल धन का 6/15 भाग मिलता है। सी को कितना मिलता है, 6/15 भाग कुल धन का। और कुल धन कितना है, 555 रुपए। कुल धन कितना है, 555 रुपए। तो कुल धन 555 का 6/15 हिस्सा कितना होगा, आप इसको काट दोगे तो 37 बार कटेगा। 6 7 42, 4 6 18 और 4 22, यानी कि 222 रुपए। अब ये बताओ आप, अगर हम 555 को बिल्कुल सही रेशो में बांटते, तब सी के पास कितना धन जाता, आप कहते हैं 150 रुपए। अगर हमने गलती से इस रेशो में बांट दिया, अब सी को कितना रुपए मिल गया, अब 222 रुपए मिल गया। अब ये बताओ कितना ज्यादा मिल गया, भाई कितना ज्यादा मिल गया। तो 222 में से 150 को घटाओगे तो कितना ज्यादा मिला, आप कहोगे 72 रुपए ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला, 72 रुपए ज्यादा मिलेगा। कि भाई मिलना तो था 150, लेकिन मिल कितना गया, गलती से 222 रुपए मिल गया गलती से। तो कितना ज्यादा मिल गया, 72 रुपए ज्यादा मिल गया। यानी कि इस सवाल का उत्तर है ए ऑप्शन। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, प्रीवियस एग्जाम की किताब में उठा के देख लेना, 2-3 बार रिपीट हुआ यही सेम क्वेश्चन, इसी डिजिट के साथ, इसी फ्रैक्शन के साथ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है कि कुछ राशि को ए बी और सी के बीच 9:8:6 के अनुपात में वितरित किया जाना है। ए बी सी के बीच, ए बी सी के बीच 9:8:6, 9:8 और 6 के अनुपात में वितरित किया जाना है। कुछ राशि को, हमें राशि नहीं दी गई अब की बार, भाई इस क्वेश्चन में भी हमें राशि दे रखी थी 555। ठीक है,
इसमें हमें राशि नहीं दी गई कि वो राशि क्या है जिसको हम 9, 8, 6 के अनुपात में वितरित करेंगे। इसलिए कहा कि कुछ राशि को, कोई राशि थी हमें नहीं पता कितने थी, वो ए, बी और सी के बीच 9, 8 और 6 के अनुपात में वितरित किया जाना है, लेकिन गलती से 1/9, 1/8 और 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। गलती कर दी, गलती क्या कर दी कि हमने उस राशि को 1/9, 1/8 और 1/6 के अनुपात में वितरित कर दिया। इसके कारण बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ। इसके कारण बी को कितने का नुकसान हो गया? 1000 रुपए का। जैसे ही हमने उस राशि को गलती से दूसरे रेशियो में बांट दिया तो बी के हिस्से में 1000 रुपए कमाए, तभी तो नुकसान 1000 रुपए का हुआ। 1000 रुपए का नुकसान हुआ। फिर कुल धन का पता लगाए जिसका वितरण किया जाना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछना यह चाहता है कि वो धन क्या है जिसका हमने वितरण किया। ठीक है, कुल धन पूछना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए, गलती से हमने 1/9, 1/8, 1/6 के अनुपात में बांट दिया। ये दोस्तों फ्रैक्शन की फॉर्म में है और हम ये कहते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता, इसको हमें इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे रेशियो को अगर इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो बटे में वैल्यू है उसके एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9, 8 और 6 का एलसीएम कितना है? 9, 8, 6 का एलसीएम होता है 72। यानी कि इस पूरे रेशियो को आप 72 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरे रेशियो को 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 गुणा 72 यानी कि 9 8 72, यानी कि 9 8 72, 8 यूनिट। भाई 9 से 72 को काट दो, 8, 8 से काटोगे 8 9 72, 8 9 72 और 6 से काटोगे 72 को तो 12 6 72, यानी कि रेशियो क्या बना? 8 9 12। उस राशि को बांटना तो था इस रेशियो में, लेकिन गलती से बांट किस रेशियो में दिया? 8 9 12 के रेशियो में हमने गलती से बांट दिया। और ऐसा करने से बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ। इसका मतलब बी के हिस्से में 1000 रुपए कमाए। ठीक है, अब ये कहना चाहता है कि वो धन बताए जो हमें इस रेशियो में बांटना था, यानी कि कुल धन की इच्छा करता है एग्जामिनर की कुल धन कितना है। ठीक है, अब ये बताओ, जो भी कुल धन रहा होगा वही धन हमने 9 8 6 के रेशियो में बांट दिया और उसी सेम धन को हमने 8 9 12 के रेशियो में बांट दिया। यानी कि जो धन यहां पर बटा वही सेम धन यहां पर बटा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टोटल धन की बात करूं रेशियो में तो जितना यहां होगा उतना ही यहां होना चाहिए, क्योंकि सेम धन ऊपर बटा और सेम धन नीचे बटा। तो आप ये बताओ, ए के हिस्से में कितना यूनिट आया? 9 यूनिट। बी के हिस्से में कितना यूनिट आया? 8 यूनिट। सी के हिस्से में कितना यूनिट आया? 6 यूनिट। 9 और 8 17 और 6 23। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कुल धन भाई 23 यूनिट रहा होगा। कुल धन कितना रहा होगा? 23 यूनिट रहा होगा कि 23 यूनिट को हमने 9 8 और 6 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो, जो गलती करने के बाद हमने इस रेशियो में बांट दिया तो ए के हिस्से में कितना आया? 8 यूनिट, बी के हिस्से में 9 और सी के हिस्से में 12। तो 9 और 8 17, 17 और 12 कितना हुआ? 29। तो यहां पे दोस्तों कुल धन कितना आया? 29। अब एक बात ये सोचने की है कि जो धन हमने ऊपर वाले रेशियो में बांटा था उसी धन को हमने नीचे वाले रेशियो में बांटा, यानी कि टोटल संपत्ति तो इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे आई 23 यूनिट, यहां पे आई 29 यूनिट। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। इसका मतलब ये बात गलत है। इन दोनों को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो धन ऊपर बटा वही सेम धन नीचे बटा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इक्वल बना लेंगे। इक्वल बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो में, इसमें 23 में तो 29 की मल्टीप्लाई कर दो और इस 29 में 23 की मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ये कह सकता हूं कि 23 गुणा 29 कुल धन रहा होगा, कुल धन रहा होगा। उतना ही धन यहां पर बटा, यानी कि 23 गुणा 29 को या 29 गुणा 23 को, बात तो एक ही है, टोटल धन समान आ चुका। इधर भी उतना ही धन है और इधर भी उतना ही धन है। लेकिन ऐसा करने से जब हमने गलती की तो बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ। बी को कितना नुकसान हुआ दोस्तों? 1000 रुपए का नुकसान हुआ।
तो मैं ये कह सकता हूं अगर मैं बी, केवल मुझे बी पर फोकस करना है क्योंकि नुकसान बी को हुआ, ए और सी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, तो बी की वैल्यू निकालनी है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। अगर बी की वैल्यू यहाँ 8 यूनिट है, जब मैंने इसमें 29 की मल्टीप्लाई करी तो पूरे रेशियो में 29 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 8 गुणा 29, 8 नम 72 का 2 का 7, 8 दूनी 16 और 7 23, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी को मिलना तो था 232 यूनिट, बी को मिलना तो था 232 यूनिट, लेकिन मिल कितना गया भाई, 9 गुणा 23, 9 3 27, 9 दूनी 18 तो 20, मिला कितना 207 यूनिट। अरे बी को मिलना चाहिए था 232 यूनिट उस कुल धन में से, लेकिन मिला कितना, गलती से मिला कितना 207 यूनिट। अब मुझे ये बताओ कि बी को कितना नुकसान हो गया भाई, 232 में से 207 को घटा दो तो कितना नुकसान हुआ, 12 में से 7 गए 5, 25 यूनिट का नुकसान हुआ कि नहीं। बी को कितना नुकसान हुआ, ये बी का नुकसान है कि बी को कितना नुकसान हुआ, आप कहोगे 25 यूनिट का नुकसान हुआ, आप कहोगे कि 25 यूनिट का नुकसान हुआ। कितने का हुआ, 25 यूनिट का नुकसान हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 रुपए का, तो इसका मतलब ये 25 यूनिट 1000 के बराबर है, ये 25 यूनिट 1000 के बराबर है। अगर 25 यूनिट 1000 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, आप कहोगे 25 का 100, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्वेश्चन वाला ये पूछना चाहता है कि वो टोटल संपत्ति कितनी है जिसको हमने 2 रेशियो में बांटा, सही वाले में और गलत वाले में। तो 1 यूनिट अगर 40 के बराबर है तो कुल धन कितना है दोस्तों, कुल धन 23 गुणा 29 या 29 गुणा 23, तो कुल धन है 23 गुणा 29, इतने यूनिट की वैल्यू चाहिए मुझे। अगर इसमें मैं 40 की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसमें मैं 40 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आप ये देखोगे कि आंसर वो ऑप्शन होगा, आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी यूनिट डिजिट 0 होगी, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। अब ये बताओ यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 तो नहीं है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 0 है, यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 0 है, यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 0 है। अब हम 3 ऑप्शन में फंस जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं 0 को हटा दूं तो यहाँ पे दाई वाला अंक चेक करो, दाई वाला, ठीक है, 10th पैलेस वाला अंक भाई, 4 नम 36, 36 18, इसका मतलब 10th पैलेस 8 रहा होगा। क्या यहाँ 10th पैलेस 8 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या यहाँ 10th पैलेस 8 है, यानी कि दाई का अंक 8 है, आप कहोगे ये भी आंसर गलत हो गया। यहाँ पे 8 मिलता है, इसका मतलब डी ऑप्शन है। अरे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, ऑप्शन से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आंसर कितना आया 26 680। क्या पेपर में तुम इस तरह गुणा भाग करोगे, अरे पेपर में गुणा भाग थोड़ी करोगे, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत शानदार था और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बड़ा आसान सवाल था। सबसे पहले हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन की फॉर्म को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे कुल धन कितना है 23 यूनिट, यहाँ पे कुल धन कितना है 29 यूनिट। ये बात हुई गलत साबित, क्यों, क्योंकि जो धन यहाँ पर बटा वही सेम धन यहाँ पर बटा, तो इसका मतलब कुल धन तो इक्वल होना चाहिए था। तो इक्वल करने के लिए 29 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 23 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो कुल धन कितना है 23 गुणा 29 यूनिट, 29 गुणा 23 यूनिट, बात एक ही है, कुल धन इतना हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसा करने से बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ। अरे बी को मिलना कितना चाहिए था, 8 गुणा 29 मिलना चाहिए था, यानी कि 232 यूनिट मिलना चाहिए था बी को, लेकिन मिला कितना 9 गुणा 23, यानी कि 207 मिला। तो नुकसान कितने का हो गया, आप कहोगे 25 यूनिट का हो गया, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 1000 का नुकसान हुआ। तो 25 यूनिट 1000 के बराबर है, 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो 23 गुणा 29 यानी कि कुल धन 40 की मल्टीप्लाई करोगे तो 26,680 के बराबर है, जिसका जवाब डी ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरा दोस्त, मेरे भाई, कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कभी तो एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेता है कि देखते ही दिल खुश हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 107 कि क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपये तथा पैसे योगदान करता है। यदि कुल योगदान 3636 रुपए है तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन में मुश्किल से भी मुश्किल आपको 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने की, ठीक है। 4 सेकंड में 2 तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको ऑप्शन से, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम ऑप्शन से ही बनाते हैं। ये जब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी किया होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए देता है, यानी कि क्लब में जितने भी सदस्य हैं, क्लब में जितने भी सदस्य हैं वो उतने ही रुपए का योगदान करता है। ठीक है, ये कह रहा है क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे का योगदान करता है, यानी कि जितने भी सदस्य है वो उतने ही तो रुपए देता है और उतने ही पैसे देता है। तो पहला ऑप्शन उठा लो, पहला ऑप्शन उठा लो। अगर मैं मान के चलता हूं भाई क्लब में 60 सदस्य हैं, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि क्लब में 60 सदस्य है, तो प्रत्येक सदस्य 60 रुपए और 60 पैसे का योगदान करेगा। भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उतने ही रुपए और उतने ही पैसे का, यानी कि 60 रुपए प्लस 60 पैसे, 60 पैसे का योगदान करेगा। इतने का करेगा ना, एक सदस्य इतने का करेगा। अगर एक सदस्य यानी कि प्रत्येक सदस्य 60 रुपए 60 पैसे का, इस बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 60.6, भाई 60.6 यानी कि 60 रुपए 60 पैसे, मैं जीरो भी लगा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 60.60 लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई पॉइंट के बाद जीरो है, हटा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 60.6 लिखा हुआ है, समझो 60 रुपए 60 पैसे है। यानी कि अगर क्लब में मैं 60 सदस्य मान लू टोटल, तो एक सदस्य कितने रुपए देगा, आप कहोगे सर 60 रुपए 60 पैसे, यानी कि 60.6। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद कुल धन भाई 3636 प्राप्त होना चाहिए, कुल धन 3636 प्राप्त होना चाहिए। तो इस जीरो से ये पॉइंट हट गया, तो ये 606, 6 छंग 36, 6 छंग 36 है, तो वाकई में 3636 प्राप्त हो गया। क्या इस क्वेश्चन को हमें एक्स वाई मान के जरूरी था करना, हम इसको ऑप्शन से भी कर देंगे। ठीक है, अगर आप 45 सदस्य मानते, मान के चलो ये ऑप्शन शुरू में ना होता, ये ऑप्शन लास्ट में होता, अगर 45 मानते तो 45 सदस्य है तो एक सदस्य कितना देता, 45 रुपए 45 पैसे। अब एक बात बताओ, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं भाई 5 पंजे 25, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आएगी, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, क्या कभी ये होगा, क्या कभी ये होगा, 55 को लोगे 55 गुणा 55.55 यूनिट डिजिट 5 आएगी, ये भी गलत हो जाएगा। 50 को उठा लो भाई, 50 गुणा 50.50, जीरो यूनिट डिजिट 5 पंजे 25, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 5 आ रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन 60 था, ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे का योगदान करता है। मैं मान के चलता हूं कि क्लब में टोटल एक्स सदस्य है, क्लब में टोटल कितने सदस्य हैं, एक्स सदस्य है। अगर क्लब में टोटल एक्स सदस्य है, टोटल सदस्य कितने हैं, एक्स, तो प्रत्येक सदस्य उतने रुपए ही देगा जितने क्लब में सदस्य है, उतने रुपए ही देगा और उतने ही पैसे देगा। इसका मतलब एक सदस्य x रुपए देगा प्लस ये तो x रुपए हो गए प्लस x पैसे, ये x पैसे हो गए, ये x पैसे हो गए। तो एक सदस्य कितना देगा भाई, x रुपए प्लस x पैसे। अगर इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूं, अगर इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूं, क्या ये अब रुपए में चेंज हो जाएगा, क्या ये अब रुपए में चेंज हो जाएगा। पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो x बटा 100, क्योंकि उतने ही रुपए देता है और उतने ही पैसे का योगदान करता है, यानी कि x रुपए दिए और उतने ही पैसे, यानी कि x पैसे देगा और पैसे को 100 से डिवाइड कर दिया, रुपए में चेंज हो गया, यानी कि 100x, 100 एलसीएम कितना है 100, तो 100x प्लस x कितना हो गया 101 x बटा 100, 101 x बटा 100। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक सदस्य इतने रुपए देगा, प्रत्येक सदस्य इतने रुपए देगा, लेकिन कुल सदस्य तो x है ना, तो x सदस्य कितने देंगे भाई, x गुणा 101 x बटा 100, और इतने रुपए देने के बाद कुल धन कितना इकट्ठा हुआ 3636, यानी कि ये टोटल धन किसके बराबर आया, ये 3636 के बराबर आया। अब मुझे ये बताओ मेरे दोस्त, इस 101 से मैं इसको अगर काट दूं तो क्या ये 36 बार कट जाएगा भाई। इस 101 से मैं 3636 को काट दूं तो ये कितनी बार कटेगा, ये 36 बार कटेगा, क्योंकि 36 ही कम 36, 36 ही कम 36, तो 101 से 3636 36 बार कटा। ठीक है, यहाँ x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 3600। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों 3600। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, फिर x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60, क्योंकि 60 का स्क्वायर ही 3600 है और यही सवाल का उत्तर है। x की वैल्यू कितनी आ गई 60। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को आपको दोनों ही मेथड से बता दिया कि ऑप्शन से कैसे करेंगे और फिर इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम इसी 107 क्वेश्चन पर समाप्त करते हैं। बाकी हम कल से क्वेश्चन नंबर 108 से कल की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास वाकई में ही पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अभी के अभी अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो अभी अपने व्हाट्सएप पे जाओ, लिंक को कॉपी करो और अपने स्टेटस पर और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय, टाटा।